भी समझ में नहीं आया। वो मुझे लेकर फौरन ही पास के क्लिनिक में दौड़े। तो जब वहां पर पहुंचे तो डॉक्टर्स ने मेरी पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल देखकर कहा कि इसकी ऑक्सीजन रुकी हुई है, कि इसकी ऑक्सीजन रुकी हुई थी और अगर थोड़ी देर और गुजर जाती तो शायद ये ना बच पाती। लेकिन इन्हें वजह समझ नहीं आ रही थी कि इतनी देर मेरी ऑक्सीजन रुकी क्यों थी। खैर उन्होंने मुझे ऑक्सीजन लगाई, ड्रिप लगाई। इसके बाद हम घर आ गए। अगले दिन सुबह में अम्मी अब्बू ने देखा कि मेरी गर्दन पर नील के निशान बने हुए थे, जैसा कि मैंने मेरी गर्दन को दबाया हो। तो अब्बू ने कहा कि नहीं, अब ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा और मुसीबत बढ़ती जा रही है। तो फिर ये हुआ कि मैं अपनी एक बहन के साथ अपनी फूफो के घर रहने चली गई। तो अब्बू जो थे वो मेरी अम्मी और बाकी 2 बहनों के साथ मेरी नानी के घर रहने चले गए। तो वहां पर हम शायद तो एक दूसरे को जानते हैं और अच्छे रिश्तेदारों की तरह हो जाते हैं। अब्बू ने कहा था कि अब हम लोग यहाँ पर वापस तब तक नहीं आएंगे जब तक हमें नया घर नहीं मिल जाता। बस अब शिफ्टिंग करने के लिए सामान उठाने आएंगे। हम लोग 2-4 दिन ही रुके थे अपनी फूफो के यहाँ। तो हमारे एक पुराने हमसाए वो अब्बू के पास आए। उनको पता था कि हमारी नानी का घर कहाँ पर है। मेरे वालिद साहब का नाम नवीद था। तो वो अब्बू से कहने लगे कि नवीद साहब, आपके घर का ताला टूटा पड़ा है और दरवाजा अंदर से बंद है। तो जब अम्मी अब्बू घर पहुंचे और हम बहनें भी फूफो की तरफ से अब्बू के पास पहुंची अपनी फूफो के साथ, तो मैं आपको क्या बताऊं, घर की ये हालत थी। उस घर में इस नौयत की चोरी हुई थी। हम लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट, फॉर्म, हमारे स्कूल के सर्टिफिकेट, अब्बू के डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ फटे हुए थे। हमारे कपड़े कैंची से कटे हुए थे टुकड़ों में। किचन में जो भी खाने पीने का सामान था, जैसे कि दाल, चावल, मसाले, वो सब कुछ जमीन पर फेंके हुए थे और घर में कोई चीज भी नहीं बची थी जिसे हम कह सकते हो कि सही थी। हाँ, बेड, अलमारी और सोफा वगैरह नहीं टूटा था, लेकिन बाकी सब कुछ दरम भरम था। एक चोर ऐसा नहीं कर सकता। अगर इसे कुछ चाहिए भी होता तो वो उठा कर ले जाता। वो हमारे डॉक्यूमेंट्स क्यों फाड़ता, हमारे कपड़े क्यों काटता और खाने पीने का सामान नीचे क्यों फेंकता। तो अब्बू ने कहा कि अब ये मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें 1 हफ्ते के अंदर अंदर घर मिल गया। तो हम लोग वहां से शिफ्ट हो गए। हमारे शिफ्ट होने के बाद मालिक मकान खुद उस घर में रहना चाहते थे। उन लोगों की फैमिली भी ऐसी थी कि वालिदा थी, एक बेटा था, 2 बेटियां थी, वालिद साहब नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि कराची में अपना घर होना और फिर घर में उस तरह के मामलात होना, तो सबके लिए अपना घर एक जमा पूंजी होता है। उन लोगों ने क्या किया कि उस घर को सारा अंदर से तोड़वाया और दोबारा से रिनोवेट किया। ऊपर का और नीचे वाला पोर्शन मुकम्मल किया, क्योंकि हमारी उनसे अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। तो अक्सर हमारी उनसे बातचीत और मिलना जुलना रहता था। तो मेरे अब्बू ने उनसे कहा कि बाजी अब इस घर में शिफ्ट मत हो, ये घर ठीक नहीं है। लेकिन फिर वही वाली बात कि अपनी जमा पूंजी कौन इस तरह से जाया करता है। वो घर किराए पर भी नहीं दिया जा सकता था, तो इसलिए वो खुद आकर रहने लगे। इन्होंने पूरे घर को रेनोवेट किया, घर में पढ़ाई वगैरह की, अपने घर में हिफाजती असार करवाया। ऊपर भी उनके यहाँ किराएदार आकर रहने लगे और नीचे वो लोग खुद रहते थे। तो आखिर में ये हुआ कि थोड़े फैमिली इश्यूज हुए उन लोगों के। तो फैमिली इश्यूज की वजह से उनका एक कजन अपने बाकी 6-7 दोस्तों को लेकर उनके घर आया और वो उस टाइम कराची का सबसे खौफनाक मर्डर था। उन सब का मर्डर हुआ वहां पर। बाथरूम में लिटा लिटा के सबको काट दिया गया। इवन के जो ऊपर किराएदार आए थे उनकी भी एक बेटी थी, उनको भी नीचे लाकर उसको भी मार दिया गया। उसके बाद उस कजन का बयान यह था कि कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से मैं इन लोगों के साथ हाथापाई करना चाहता था, लड़ना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आता कि जुनूनियत हम पर कैसे सवार हो गई कि हम लोगों ने इनका मर्डर कर दिया। असल में इनके बेटे से किसी बात को लेकर इसका झगड़ा हुआ था। तो वो लोग सिर्फ मार पिटाई करने के लिए गए थे, जैसा कि लड़के करते हैं, लेकिन पता नहीं कहां से ही जुनूनियत उनके ऊपर तारी हुई। हालांकि वो कि हथियार वगैरह लेकर उसके घर पर नहीं आए थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। उन्होंने घर से ही हथियार वगैरह इस्तेमाल किए और सब खत्म कर दिया। तो आज के दिन भी अगर हम कभी इस गली में चले जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या मामला था, तो आज के दिन तक उस घर में कोई नहीं रहता, बल्कि उसके इर्द गिर्द के घरों के लोगों को भी
परेशानी होती है कि अक्सर इस घर से चीजें आकर उनके घरों में गिरती हैं। लड़के कहते हैं कि अक्सर बॉल इस घर में गिर जाती है तो कोई जोर से गुस्से में बाहर फेंकता है, और कुछ लोग एक आध बार आए भी इस घर में रहने के लिए। तो एक दफा किसी के बेटे ने वहां पर खुशी खुद कर ली। तो एक बार ऐसा हुआ कि कोई गांव से आया था जिसने वो घर किराए पर लिया था। उनका खुस्सों का कारखाना था, तो इन्होंने नीचे खुस्सों का कारखाना बनाया था और ऊपर वो खुद रहे थे। तो उनके घर में गटर का पानी भर गया था जिसमें उनके खुस्सों का सारा सामान खराब हो गया, और इस तरह के बहुत सारे लोगों के नुकसान हुए वहां पर, और वो घर आज तक खाली है। तो ये थी मेरी कहानी। आपको पसंद आए तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम असद है और मैं हैदराबाद से हूँ और मेरी उम्र तकरीबन 26 साल है। मैं जॉब करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मेरी ऑफिस टाइमिंग शाम 6 बजे से रात 4 बजे तक की है। मुझे परफ्यूम का बहुत शौक है। परफ्यूम और बॉडी स्प्रे वगैरह मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। मैं जहाँ से भी गुजरता हूँ बराबर वाला बंदा ये पूछने पर मजबूर हो जाता है मैंने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है, जबकि मेरी वालदा मुझ पर सख्ती करती है, मुझे मना करती है कि इतना ज्यादा परफ्यूम इस्तेमाल ना किया करो, ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि तुम रात को बहुत देर से घर आते हो, ये मुनासिब नहीं है। और जिस एरिया से तुम घर आते हो रास्ते में कब्रिस्तान होता है, और मेरा कहना यह है कि तुम इतने परफ्यूम का इस्तेमाल ना करो। लेकिन मैं जिद्दी इंसान था और परफ्यूम का इस्तेमाल मुसलसल करता रहा। तो हुआ कुछ यूं कि हमारे ऑफिस वाले एक पिकनिक पे जा रहे थे। हम लोग एक फार्म हाउस पर जा रहे थे और हमारा वहां पर नाइट स्टे था जिसमें मेरे ऑफिस के तमाम दोस्त थे। मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि तुम फार्म हाउस जा रहे हो तो अपने परफ्यूम घर छोड़ कर जाओ, लेकिन मुझे आदत है कि मैं परफ्यूम और बॉडी स्प्रे के बगैर हिलता ही नहीं। मेरा ये बैग और मैं अपने बैग के अंदर ये तमाम सामान रखता था। खैर मैं ये चीजें अपने साथ लेकर चला गया। हम लोग वहां गए और पूल में नहाने के बाद मैं फ्रेश हुआ और कपड़े वगैरह चेंज किए और अपना परफ्यूम वगैरह लगाया। इसके बाद हम ग्राउंड के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे कि हमारी बॉल साइड पर चली गई। जब मैं वहां से बॉल लेने गया तो मैंने वहां पर काले रंग का एक शॉपर देखा। वो काले रंग का शॉपर हवा में उड़ रहा था, और जब वो उड़ रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसानी शक्ल में हो। मैंने उस चीज को इग्नोर किया, बॉल उठाकर वापस आया और दोबारा से क्रिकेट खेलने लग गया। फिर वो बॉल दूसरी जगह चली गई। मैं फिर बॉल को उठाने गया। मैंने देखा कि वही शॉपर वहां पर मौजूद था। तो अब ये चीज देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा कि मैं रूम में जा रहा हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा, क्योंकि रात के 2:30 हो रहे थे। फिर मैं अपने रूम में चला गया। मुझे वॉशरूम इस्तेमाल करना था, मगर मेरे जहन में बार बार वो ब्लैक कलर का शॉपर आ रहा था। मैंने कहा वो काला शॉपर मैंने वहां भी देखा और वहां भी। मैंने कहा कि हो सकता है ये मेरा वहम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खोला तो वही काले रंग का शॉपर रूम के अंदर भी मौजूद था। मैं एकदम से घबरा कर बाहर आ गया। मैंने वॉशरूम यूज नहीं किया। फिर मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार एक चीज मुझे तंग कर रही है, पता नहीं मेरा वहम है कि क्या है। उसने कहा कि कुछ नहीं होता, तुम्हें वॉशरूम जाना है तो मेरे रूम के वॉशरूम में चले जाओ। मैंने कहा कि ठीक है, और फिर मैं उसके वॉशरूम में चला गया। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है, अगर तुम कहो तो मैं यहीं तुम्हारे साथ सो जाऊं। तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम हमारे वाले रूम में हमारे साथ सो जाओ। और मैं उन लोगों के साथ उनके रूम में सो गया। तो जब मैं सुबह उठा तो मैं रात को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पाया, इस वजह से क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। जब मैं सुबह उठा तो मेरे मुंह के अंदर इतने ज्यादा छाले हो गए थे कि मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा कि रात को तो हमने कुछ खाया पिया भी नहीं है और ना ही मैं स्मोकिंग करता हूँ, जिसकी वजह से ये छाले हो। और इसके बाद हुआ ये कि हम लोग वहां से हैदराबाद आ गए। जब मैं घर आया तो मेरे मुंह पर ताला लग गया। मैं कुछ बोलने की कोशिश करूं लेकिन मुझसे बोला ही ना जाए। तो घर वाले पूछने लगे कि क्या हो गया। मैंने कहा कि शायद छाले हो गए हैं, इस वजह से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन वो छाले ऐसे नहीं थे कि कुछ
बोला ना जाए, कुछ कहा ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता वो तकलीफ मेरे मुंह से मेरे गले में आ गई। मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया। ना मैं खाना खा सकता था, ना मैं पानी पी सकता था। यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी मुझे सहारे की जरूरत पड़ती थी। और जब मैं पानी पीता था तो मैं चीखे मार मार के रोता था। कभी इधर उधर सर पटकता था, कभी दीवार से सर पटकता था। मेरे घर वाले परेशान हो गए कि इसको हो क्या गया। सही सलामत तो गया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत बिगड़ती चली गई और मैं पानी पीने तक का भी मोहताज हो गया। प्यास लगती थी अदनान भाई, मुझे पानी पीने से डर लगता था कि कहीं फिर से मुझे तकलीफ ना हो जाए। घर वालों ने मुझे मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट वगैरह करवाए और डॉक्टरों को दिखाया। MRI करवाया, CT स्कैन करवाया, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट करवाने। लेकिन जो भी टेस्ट करवाते थे सब क्लियर आता था। महीने से ऊपर हो गया था और मैं बिल्कुल खाने पीने से मोहताज हो गया था। वालिदा बहुत मुश्किलों से थोड़ा बहुत पानी मेरे पेट में डाल देती थी। मेरा काफी फेयर कलर था, लेकिन दिन ब दिन मेरा रंग काला होता गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया। तो वालिदा ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, कोई वाकया हुआ था वहां पर, कोई ऐसी बात जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तो फिर मैंने उनको सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे हम लोग फार्म हाउस गए थे, वहां पर मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी थी। मेरी वालिदा ने कहा कि ठीक है, आज तुम सो जाओ, कल किसी आलिम के पास चलेंगे। मैंने अपनी वालिदा से कहा कि अम्मी जान, आप इस आमिल लोगों की चक्करों में ना पड़े, ये सब झूठ होता है। लेकिन तकलीफ इतनी ज्यादा थी। हमारे पास ही एक दरगाह मक्की शाह के नाम से, मैंने कहा कि वहां चलेंगे। तो मेरे वालिद ने कहा कि ठीक है। और अगले दिन जब मेरी वालिदा ने वहां चलने के लिए मुझे कहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, थोड़ी सी जिंदगी है, मुझे हंसते खेलते गुजारने दो। अम्मी ने कहा ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, और थोड़ा परेशान हो गई। तो इन्होंने मेरी बहन को फोन किया और इसे घर बुलाया और इसे सारी बातें बताई। तो मेरी बहन ने कहा कि इसे लेकर चलते हैं। तो मेरी बहन ने रिक्शा मंगवाया और जबरदस्ती मुझे लेकर उस दरगाह पर गई। जैसे ही मैं उस दरगाह के अंदर दाखिल हुआ, मेरी तबीयत बिगड़ गई। मैं चीखे मार कर रोने लगा और कलाबाजियां खाने लगा। मैं वहां से भागना चाहता था, ये मुझे कहां पर लेकर आ गया। वहां पर एक आलिम बैठते, इन्होंने मुझे पकड़ा। इन्होंने कहा कि इसको दरबार के साथ बांध दो। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, और मैं चीखने चिल्लाने लगा। मैंने कहा कि मुझे जाना है, मुझे छोड़ दो। ये बोलते हुए मैं सीढ़ियों की तरफ आया और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। जब मैं नीचे गिरा तो मुझे काफी ज्यादा चोट लग गई। घर वाले घबरा गए और वो मुझे वहां से डायरेक्ट हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल में मेरा ट्रीटमेंट वगैरह चलता रहा। घर वाले समझ गए थे कि इसके साथ कोई मेडिकल इशू नहीं है, इसके साथ कोई और ही मसला है। तो इन्होंने किसी आमिल वगैरह से राब्ता किया। तो इस आमिल ने बताया कि ये लड़का कोई खुशबू लगा कर गया था और वहां पर कोई चीज थी जो इसकी खुशबू की वजह से इसके साथ दीवानी हो गई है और इस चीज ने इसका गला पकड़ लिया और वो चीजें इसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। जब ये बातें वालिदा को पता चली तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया था। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ। घर वाले परेशान हो रहे थे और जो भी जमा पूंजी थी वो सब मेरे इलाज पर लग गई थी। फिर वालिदा ने आमिल से कहा कि फिर आप ही कुछ करें और इसका इलाज करें ताकि ये ठीक हो जाए। फिर आमिल ने तावीज वगैरह दिए, कुछ पानी वगैरह पढ़कर दिया और तकरीबन 41 दिन तक मुझे उस दरगाह पर हाजिरी देने का कहा, जिस जगह पर मेरी तबीयत बिगड़ी थी। 41 दिन तक मेरे घर वाले मुझे वहां ले जाते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा गला खुलना शुरू हुआ। मैंने खाना पीना शुरू किया। तो जब मैंने ठीक से बोलना शुरू किया तो मैंने घर वालों को सारी बातें बताई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कुछ बेहतर हूँ। स्टोरी ये बताने का मकसद है कि गलत टाइम पर और गलत जगह पर परफ्यूम का इस्तेमाल ना करें, और अगर आप ये चीज इस्तेमाल करें भी तो एक लिमिट इस्तेमाल करें। और ऐसी जगह जहाँ खतरात होते हैं या उस तरह के असरात होते हैं, वो जगह जो ज्यादातर बंद होती हैं, उन जगहों पर इस तरह की चीजें लगाकर बिल्कुल भी मत जाएं। तो जब मेरी तबीयत खराब थी तो मैं अक्सर ख्वाब में उसी शॉपर को देखता था और मैं देखता था कि कोई ऐसी चीज है जो मुझे दबा रही है। मैं भागना चाहता हूँ लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ।
और कोई चीज़ है जो मुझे ऊंचाई से फेंकना चाह रही है। मैं तकरीबन रोजाना ही रात को ये ख्वाब देखता था और सुबह उठकर जब मैं ये अपनी वालदा को बताता था तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि ना मुझसे कुछ बोला जा रहा था और ना कुछ खाया पिया जा रहा था। मेरा वज़न तकरीबन 75 प्लस होगा और सारी तकलीफ़ों के बाद मेरा वज़न 35 के करीब आ गया था। घर वाले इतने परेशान थे कि 1 महीने के अंदर ही इतना कमज़ोर हो गया। लेकिन अभी भी थोड़ा सा मसला है, मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जाता। खाना खाने में बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ। तेज़ मसाले वाली कोई चीज़ नहीं खा सकता। सिर्फ लिक्विड चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ या मिल्क शेक वगैरह इस्तेमाल करता हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे सेहत अता फरमाए और मेरे जो मामलात हैं अल्लाह उनको दूर करे और मुझे एक अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। तो नान में ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है आप लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। अल्लाह ताला तुम्हें सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे भाई, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और ऐसे जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सबको सेहत याब कर दे, आमीन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर आए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह।